हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। इस तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के बीच हम आए हैं आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आज आप लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में ध्यान रखिएगा उस टॉपिक के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे जिस टॉपिक से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से बनते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो सेशन के शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो सेशन को हम अधिक समय तक नहीं लेकर लंबा खींचेंगे, इसलिए क्योंकि ध्यान रखिएगा अभी आपके पास समय कम है, तो उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है जिस टॉपिक से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। आप इस वन शॉर्ट सीरीज के अंतर्गत क्रैश कोर्स भी आप पढ़ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में उसी चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चीज़ों को डेप्थ में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी यदि उतना समय रहता तो और भी हम भी इस चैप्टर के डीप एनालिसिस जरूर करते, लेकिन फिलहाल आपका इतना एनालिसिस हो जाएगा जितना में आपका इस बार का एग्जाम निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा कि यूरोप देखोगे जिस तरह से आप लोग एशिया महादेश में, आप लोग क्या हम लोग ही है, ठीक है, जिस तरह से हम लोग देखोगे किस महादेश के अंतर्गत हैं, तो आपको कि सर हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत हैं। एशिया महादेश में देखो कई सारे देश हैं, जैसे कि भारत है, भारत के आसपास में जो भी देश हैं, ठीक है, जैसे कि चीन है, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, ये सब एशिया महादेश के अंतर्गत आने वाले देश हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ होगा, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत जो भी देश आए होंगे वहाँ इस तरह की देखोगे चीज़ें हुई होगी। तो अब देखिएगा सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूरोप एक महादेश है और इसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं। यूरोप क्या है? एक महादेश है, इसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। दो तीन देश का नाम दे देंगे, लास्ट में इनमें से सभी भी दे सकते हैं। जैसे समझिए अब यहाँ पे जैसे आप समझिएगा, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, इटली, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पोलैंड, यूनान, रूस, स्पेन, हंगरी आदि, ये सभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये सभी देखोगे आपके यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सभी देश हैं ये सभी देश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। अब समझिएगा यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रवाद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए राष्ट्रवाद जो है यह एक भावना है, ठीक है, जो कि वहाँ के देश को जो है वहाँ के देश के लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, राष्ट्रवाद देखिए यहाँ क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो कुछ किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में जो रहने वाले लोग की आपसी प्रेम और एकता को स्थापित करती है। और आप लोग देखिएगा कि राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रवाद की यदि आप भावना की बात करोगे, उसको एक करने के लिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को एक करने के लिए, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का फील जगाने के लिए यहाँ पे राष्ट्रगान होगा हम लोग का। ठीक है, कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होंगे, राष्ट्रीय झंडा होता है, जहां आदमी अपने आप को देखोगे उस देश के अंतर्गत अपने आप को क्या करते हैं, देखोगे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझिएगा कि तिरंगा हम लोग का झंडा है, ठीक है, भले लोग जाति धर्म के नाम पे कितना भी बता क्यों ना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब देश की बात आती है तो सब लोग क्या एक हो जाते हैं यूनिटी में। उसका देखोगे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोग का ही देश है। ठीक है, यहाँ का भी देखोगे अपना एक पहचान है ना, और इसमें क्या होता है जैसे कि हम लोग का राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय झंडा है, ये सब क्या करते हैं लोगों के अंदर देखोगे ना, देशभक्ति वाली भावना क्या करते हैं, देशभक्ति वाली भावना को उजागर करते हैं, जागृत करते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम और एकता को स्थापित करती है। और राष्ट्रवाद की जो भावना को मजबूत करने के लिए भी जो हम बोले कई सारे प्रतीक का सहारा लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, जैसे हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय नारा, राष्ट्रीय गान देखोगे हम लोग का है, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो हम लोग देखोगे स्कूल में प्रार्थना भी, जब हम लोगों का स्कूल में प्रार्थना होती है तो उस दौरान भी इस गान को गवाया जाता है ताकि बच्चे में एक अपनापन जैसा फील हो। ठीक है, तो यह हमारे पूरे देश को यह गाना देखो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोना में रहने वाले लोग क्यों ना हो। ठीक है, हम लोगों का देश तिरंगा झंडा का हम लोग कितना सम्मान करते हैं। ठीक है, और इसके लिए देखोगे तो हम लोग अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क्यों?
यह ध्यान रखिए, एक प्रकार का क्या हमारे अंदर जो है राष्ट्रवाद का क्या देता है, एक फील देता है अपने देश से लगाव का। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे। अब आप आगे देखिएगा, अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रवाद की यदि भावना का यदि देखोगे बीजारोपण जो हुआ था यह पुनर्जागरण काल से ही हो गया था। किस काल से? पुनर्जागरण काल से। लेकिन समझिएगा राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण हुआ था पुनर्जागरण काल में, क्योंकि कुछ देखोगे राजा लोग का जो शासन काल था बहुत ही अन्यायपूर्ण था, साधारण जनता को बड़ा ही शोषण किया जाता था। धर्म के भी नाम पे देखोगे बहुत अधिक जो है, धर्म के भी नाम पे बहुत ज्यादा पाखंड फैल चुका था, और उस चीज को चैलेंज करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी भी हुए थे। ठीक है, बुद्धिजीवी लोग जो उस चीज को चैलेंज किए थे उस दौरान। पुनर्जागरण की यदि हम बात करें, पुनर्जागरण काल के बाद देखोगे जो इस चीज में सबसे बड़ा जो क्रांति आया राष्ट्रवाद की भावना में, वो आया था, एक क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से। यह उन्नत रूप में प्रकट हुई है, क्लास 9 का ही टॉपिक है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जहां आप देखोगे लुई 16वां जो राजा हुए थे और उनकी पत्नी जो थी मेरी अंतोयनेत, वो दोनों मिल के देखोगे कि फ्रांस की जो राज व्यवस्था है पूरा एकदम नाश कर दिया था। और वहाँ की जो जनता थे, वहाँ के जो साधारण जनता जैसे कृषक वर्ग, मजदूर टाइप के जो लोग थे, बड़ा तंग हो गए थे उन दोनों के शासन काल में आते आते। जिसके बाद देखो फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसको क्या फ्रांसीसी क्रांति बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आपके बनते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अब आगे आप देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा यहाँ भी हम कर लिए फ्रांसीसी क्रांति का। अंततः आपको पता ही होगा 9 में यदि आप पढ़े होंगे तो फ्रांसीसी क्रांति होता है जब लुई 16वां को गिलोटिन पे टांग दिया जाता है, उनकी पत्नी को भी बाद में मार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब मतलब जनता वहाँ की तंग जब आ गए थे ना, कहाँ फ्रांस की जनता अपने राजा से, जबकि लुई 14वां जो हुआ था ना वह बहुत ही ताकतवर राजा हुए थे। वो तो अपने आप को कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ, इतना ताकतवर वो राजा हुए थे। लेकिन लुई 16वां जब तक राज्य शासन में आते हैं, ये देखोगे अपने जनता को इतना तंग कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि क्रांति हो जाता है। जैसे कहावत है ना कि किसी को इतना मर डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। ठीक है, कब तक मतलब जनता देखोगे किसी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो। राजतंत्र में तो चलो कुछ शांत भी हो जाते थे लोग, राजा के डर से ये सब चीजें होती थी। लेकिन याद रखिएगा अभी हम बोले ना एक लाइन कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। जब मरने का डर आदमी के अंदर खत्म हो जाता है ना तो वह कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ की जनता वैसे भी पता था उनको कि ये इस राजा के शासन काल में तो वैसे भी हम लोग गरीबी से भूखमरी से मर ही रहे, तो क्यों नहीं इसका विरोध करके ही मरे हम लोग। तो 1789 में कौन सा क्रांति हो जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। अब आगे हम आपको बताते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है रेनेसांस या उत्थान। यह एक देखोगे ऐतिहासिक काल को दर्शाता है जब यूरोप में विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन और सामाजिक विचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। यह काल जो है 14वीं से 17वीं शताब्दी तक था, जिसने यूरोप में सांस्कृतिक नवचार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के कारण, इसका पॉइंट आगे आप देखिएगा। यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो हुआ था, राष्ट्रवाद के विकास का क्या क्या कारण था, ये अलग अलग कारण यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे हम 5 कारण लिखे हैं, जैसे समझिएगा। यहाँ पे पुनर्जागरण काल का प्रभाव पड़ा था, एकदम पड़ा था इसका भी प्रभाव, लेकिन इससे भी अधिक पड़ा था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। दूसरा सबसे बड़ा कारण बना था फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरक प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ा था। यहाँ जो आप देखोगे ये जो फोटो लगा होगा ना, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है लुई 16वां का। ठीक है, ये फ्रांस के ही राजा थे, बड़े हैंडसम दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बताइएगा। और नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार का प्रभाव, और नेपोलियन आगे हम बताएंगे, नेपोलियन के भी बारे में कुछ चीजें हैं आपके बुक में। नेपोलियन देखोगे जब फ्रांस के राजा बने थे ना तो उन्होंने क्या किया था, जो पुरातन व्यवस्था थी उसको समाप्त करके कुछ नए रूल नियम लाए थे और फ्रांस की जो है राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिए थे। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे मेटरनिख जो है उसको किस तरह से परास्त कर दिया बाद में देखोगे। फिर उनको जेल हो जाता है, किनको? नेपोलियन को। लेकिन नेपोलियन का इतना छोटा कहानी नहीं है, नेपोलियन के नाम पे नेपोलियन संहिता नाम से वो कानून भी बनाए थे, बहुत ही बेहतर। देखोगे फ्रांस के वो क्या बने थे, सम्राट बने थे। तो खैर अभी आप इस टॉपिक को देखिए, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार का प्रभाव हुआ था। चौथा पॉइंट जो है मेटरनिख की पुरातन व्यवस्था वाली नीति या सोच थी। और 5वां पॉइंट 1830 और 48 के बीच अनेक यूरोपीय देश में क्रांति हुआ था, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या बना था, अलग अलग कारण बना था। यहाँ से यदि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे दीजिएगा। इसमें शॉर्ट टाइप में आप 2 भी कारण लिखोगे तो आपका आंसर
फुलफिल हो जाएगा। आगे आप देखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण, अभी हम आपको बताए थे, खैर ध्यान रखिएगा, ये हम अभी आपको बताए थे, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो बनते नहीं है, ऑब्जेक्टिव भले बन जाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, तब भी देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लाए हैं। जैसे राजनीतिक कारण, अभी हम तो आपको बताए थे राजनीतिक कारण क्या था। फ्रांस में जब तक लुई 14वां राजा थे तब तक देखोगे फ्रांस का शासन बड़ा ही बेहतर रूप से चलता है, लेकिन इसके बाद राजा देखोगे जो तानाशाही करना शुरू कर देते, कौन, लुई 16वां, और उनकी पत्नी जो थी मेरी अंतोयनेट, वह भी शासन में सीधे सीधे भाग लेना शुरू कर दी थी। मतलब लोगों को लगने लगा था कि राजा साहब की जो है कम चल के इनकी पत्नी का भी अधिक चलता, और इनकी पत्नी और वहाँ के, ध्यान रखिएगा, इनके दरबारी एक कोई व्यक्ति थे जिनके बीच में देखोगे अफेयर भी था। ठीक है, भले यहाँ पर नाम मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग से उतर रहा था, हम बताएंगे। इन्हीं के दरबार में एक पादरी थे, उनके बीच में। दूसरी बात देखोगे ये मेरी एंटोनेट, वो तो एक दूसरी बात हो गई। मेरी एंटोनेट जो है राज दरबार में जो इनके रिलेशन के जो लोग थे ना, उनको देखोगे राज दरबार में विशेष पद पे बैठा दिए थे। ये भी वहाँ की जनता को पसंद नहीं आ रहा था कि ये इनकी रानी जो है यह मनमानी करना शुरू कर दी, और कुल मिला के राजा और इनकी पत्नी जो है फ्रांस की जनता को देखोगे बहुत अधिक शोषण कर रहे थे। टैक्स रेट बढ़ा दिए थे, ठीक है, चाहे किसान का फसल सही से हो या ना हो। और खास करके हम आपको बता देते हैं, मजदूर हो गया, जो कामकार लोग थे, कारीगर सब जो थे, इनका जीना ही बड़ा मुश्किल कर दिया था। अमीर लोग को ये विशेष छूट दे रखे थे, जो समाज के, ध्यान रखिएगा, उच्च वर्ग के लोग थे। निम्न वर्ग को ये जो अधिक दबा सता रहे थे। तो बाद में जाकर के देखोगे जनता इन सभी कारणों से इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ लिखा होगा राजनीतिक कारण, तो समझिएगा बुबरो राजवंश के लुई 14वां के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा जो है बड़ा उच्च शिखर पर थी, पर वह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां के बारे में भी हम बताए थे, इनका कहना था कि मैं ही राज्य हूँ, इतना ये ताकतवर लोग थे। लेकिन इसके बाद जो है शासक आयोग सिद्ध हो गया। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्ची और अयोग्य शासक था। उसकी पत्नी कौन थी, मेरी अंतोयने थी, ये भी उसी प्रकार की थी। दूसरा कारण सामाजिक कारण देखिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम श्रेणी में पादरी वर्ग थे, पादरी मतलब जो पुजारी उजारी लोग थे, उसको प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया था, और ये लोग टैक्स फ्री थे। ये पादरी लोग को जो है ना टैक्स उक्स नहीं लिया जाता था, कि इनको जो है कर उड़ देने की जरूरत नहीं है, इनको विशेष छूट था। द्वितीय श्रेणी में अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग थे, और तृतीय श्रेणी के जो लोग थे ना, इसी से टैक्स लिया जाता था। जो भी मतलब भरपाई होता था ना राज्य की खर्च का, वो तृतीय श्रेणी वाले लोग से विशेष रूप से लिया जाता था, जिनमें किसान थे, व्यवसायी थे, शिक्षित वर्ग, मजदूर, ये सब थे। इन्हें किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, जितना कि द्वितीय स्टेट, ये प्रथम और दूसरे स्टेट में रहने वाले जो लोग थे, 3 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। दोनों कैटेगरी वाले को विशेष छूट रखा था, और तीसरा कैटेगरी में जो भी लोग आते थे ना, इनको विशेष छूट नहीं था। तो जनता धीरे धीरे देखोगे इन सभी चीज़ों से परेशान हो जाती है। इनसे सभी प्रकार के कर वसूले जाते थे, जितने प्रकार का कर होता था, चाहे वो जमीन का कर हो, फसल का कर हो, रहने का कर हो, वो सभी कर इन्हीं सब लोगों से लिया जाता था। यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे लोगों का भीड़ देख रहे होंगे, ये गिलोटिन है। जैसे कि फांसी का देखोगे तो गिलोटिन में क्या होता था, ये जो आप देख रहे होंगे काठ का बना हुआ, यहाँ पे एक गरासा लगा हुआ रहता था। गरासा क्या होता था, धारदार हथियार होता था। ये गरासा इस लकड़ी के पट्टी से बंधा रहता था, और याद रखिएगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे इधर एक रस्सी रहता था, ठीक है, और रस्सी पे ये टना आ जाता था, ऐसे खींचने के बाद ये ऊपर चला जाता था, ठीक है, ऐसे खींचने के बाद ऊपर चला जाता था। फिर जैसे इस रस्सी को खोलेगा, यहाँ पे जो गरासा देख रहे हैं, जैसे इस रस्सी को ढीला करेगा ना, तो वो गरासा जो ऊपर से गिरेगा। जैसे देखोगे बलि देने के लिए जानवर को वो जो काठ वाला जो पटरा होता है उसमें फंसा दिया जाता है, और ऊपर से देखो कांटा से काट दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले से ये धारदार हथियार लगा हुआ रहता था, इस बीच में जो है गर्दन को फंसा दिया जाता था, यहाँ जो होल आप देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद गरासा छोड़ने के बाद डायरेक्ट सर धड़ से अलग। तो बाद में देखोगे इनको गिलोटिन पे ही चढ़ाया गया था। जैसा कर्म करेगा वैसा ही न फल भुगतेगा। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे नेपाल में जो जेनजी सब जो आंदोलन किया, क्यों जेनजी किनको, जनरेशन 0, जो 2000 के बाद जो भी बच्चे जन्म लिए वो जेनजी में आते हैं, वो सब क्या किए, आप लोग जेनजी जानते होंगे। जेनजी मैंने क्या, जनरेशन 0। जनरेशन 0 वाले किसको बोलेंगे, जो भी लोगों का जन्म मतलब 2000 ईस्वी के बाद हुआ है, ठीक है, तो उसको जेनजी में रखा गया था। ये सब क्यों किया था, नेपाल में अभी आपको पता ही है, ठीक है, राजतंत्र था तो भी ध्यान, राजतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था था, तब भी याद रखिएगा वहां पे हुआ ना इतना बड़ा आंदोलन,
क्यों हुआ? क्योंकि वहां की जनता से लोग देखो बड़ा तंग आ गए। यहाँ भी वही हाल हुआ। ठीक है, ये हम अभी वाला एग्जाम्पल क्यों दे दिया हाल फिलहाल नेपाल वाला, ताकि आप उस समय भी समझो कि इस तरह की घटना है कि वो चीजें जनता तंग आ गई होगी, जिसके कारण ये सब बना, इनके साथ में ये स्थिति बना। आर्थिक कारण समझिएगा, असमान कर प्रणाली थी, भूमि कर, आर्थिक कर, अन्य सामंती कर का बोझ, बेरोजगारी की समस्या, व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण, बौद्धिक कारण। वैसे ध्यान रखिएगा ये जो चीजें जो है इसके बाद यहाँ पे जो हम स्किप कर रहे क्यों, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी जो था वो हम आपको दे दिए। देखिए अब आपको हम आगे बताते हैं। चलिए आप लोग आगे देखिएगा यहाँ पे, हाँ इनके बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अब यहाँ पे आप जानिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से हम बनते हैं हम बताएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का यदि जन्म की बात किया जाए तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, पूरा नाम इनका था नेपोलियन बोनापार्ट, पिता इनके थे कार्लो बोनापार्ट और माता थी लेटजिए रमोलिनो। 2 दिसंबर, ये क्वेश्चन आपके 2 दिसंबर 1804 में ये फ्रांस के राजा बने थे। और नेपोलियन, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। इतना सारा चीज में आप इस लाइन को ध्यान से रखिएगा। वैसे हम आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दें, सारा कुछ बताने के बाद लास्ट में हम जो है ऑब्जेक्टिव को एकदम वन लाइनर में लाए हैं, ताकि आपके एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना। और सब्जेक्टिव के लिए आपके लिए गैस क्वेश्चन तैयार किया ही गया है, वहां से भी आप तैयारी करो। और दूसरी बात ये भी हम बता रहे हैं, जो भी गैस क्वेश्चन आपको A4 साइज मटेरियल में दिया गया है, उस सभी मटेरियल का वीडियो भी लेके हम लोग आएंगे आप लोगों के बीच, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर दोबारा भी चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी सब्जेक्ट है आपको एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर बने और आपके नाम से हम लोगों का भी नाम हो। ठीक है, आप लोग बेहतर रिजल्ट लाओगे तब ना हम लोग का भी नाम होगा। तो चलिए यहाँ बताते हैं। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम एक क्वेश्चन बनते हैं, नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन कोड लागू किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नेपोलियन संहिता कौन लागू किया, तो नेपोलियन ने कब, तो 1804 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, लागू करके विशेषाधिकार समाप्त करके कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया। और ये सबसे बेहतर चीज क्या किया था, ठीक है, अभी तक जो देखोगे विशेषाधिकार जो फ्रांस में जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले को दिया गया था, वो सभी विशेषाधिकार नेपोलियन आते ही समाप्त कर दिया। इनका कहना था कि कानून जो है वह सबके लिए बराबर होगा। कितने अच्छे देखो रूल ये लागू किए थे। लेकिन कुछ पुरातन व्यवस्था वाले लोग, ध्यान रखिएगा, जिनको यह रूल पसंद नहीं आते हैं, जो कि आगे आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ गए। अब आपको हम आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे जर्मन राइन राज, यहाँ से भी एक बनते हैं, ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण भी कौन किए थे, नेपोलियन ने किया था। और 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजय हो गई थी इनका, और दंड स्वरूप जो है नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया था, इनको सेंट हेलेना द्वीप में कारावास दे दी गई, जहाँ 6 साल बाद 1821 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 6 साल बाद देखो फिर इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। कब, 18 जून 1815 ईस्वी में। नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है, तो अब आपको हम आगे बताते हैं। यहाँ तक अभी आपको हम बताएं कि नेपोलियन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपका बनता है वो हम आपको बता दिए। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे, हाँ ये व्यक्ति देखोगे, फिर से आकर के देखोगे जो फ्रांस की राजनीति में एक अलग उथल पुथल पैदा कर देते हैं। कौन, मेटरनिक। मेटरनिक के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मेटरनिक कौन थे। ठीक है, मेटरनिक कौन थे, चलिए देखिए यहाँ पे मेटरनिक युग। मेटरनिक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको पहले क्लियर कर दिए कि उन टॉपिक के बारे में हम VVI लिखते चले जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इतना विश्वास आप करके चलिएगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ों को स्किप हम इसलिए कर देंगे क्योंकि वो इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना भी नहीं है। गैस क्वेश्चन भी तो इसलिए तैयार किया गया ना, ठीक है, कि उसमें से आपका थोड़ा सा जो है पढ़ाई का जो है बर्डन थोड़ा कम कर दिया जाए। क्योंकि विद्यार्थी के पास देखोगे, आपके पास अनेकों सब्जेक्ट हैं, आप कंफ्यूज रहते हो कि सर हमको यहाँ पे मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ढेर सारे सब्जेक्ट हैं सर, दिमाग जो है ना सर खराब हो जाता है, क्या करें बताइए सर। तो हम लोग इसीलिए तो आप लोग के लिए देखोगे उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि इतना सारा नहीं है, उसमें से चीज़ों को कम कर दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अब आप वो पढ़िए, क्योंकि हम आपको बता देते हैं
आप पूरे किताब की चीज़ों को कितना भी कंट्रोल करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ों को आप भूलोगे। और भूलना, ध्यान रखिएगा, हम लोगों का यह चीज़ जो है नेचर ही दिया है कि भूलोगे, और नहीं भूलोगे तो समझिएगा आदमी नहीं भूलेगा तो पागल भी हो जाएगा। ठीक है, आपको आप सर कैसा बात बोल रहे हो, पढ़ाई लिखाई की चीज़ भूल जाएंगे तो कैसे होगा। देखिए भूलने के बाद देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती है, कुछ सुख की बातें, कुछ दुख की बातें। यदि याद रह जाए तो याद ही रह जाए तो चलो, सुख की बात याद रह जाए तो कोई बात नहीं। दुख वाला कोई घटना घटित हुआ आपके किसी दिन, जिस दिन आपका पूरा दिन खराब गया, या आप उस बात को लेकर के ध्यान रखिएगा काफी दिनों तक रोए। जैसे किसी की फैमिली में किसी अपने प्रिय लोग का डेथ हो जाता है, जरा सोचिए वह घटना उनके दिमाग में याद ही रह जाएगा तो सोचिए उसके साथ में क्या होगा। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग को अभी फिलहाल उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि अब आपके पास समय की क्या है, कमी है। इसीलिए हम कुछ चीज़ों को उधर क्या किए, स्किप किए। अब बाकी हम आपको जितना बताते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ चीज़ों को हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं, घेरते जा रहे हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए तो मेटरनिक जो है यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ये इतना याद रखिएगा। चांसलर का क्या मतलब होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये चांसलर चांसलर शब्द आ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया हो, सर चांसलर मैंने होता क्या है, चांसलर मैंने होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह पुरातन व्यवस्था का समर्थक था और निरंकुश राजतंत्र में यह विश्वास रखता था। ये जो आदमी था ना, यह राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र मतलब क्या, जहां राजा अपना जितना मनमानी है करे, ये उसके लिए सही था। मतलब कुल मिला के देखोगे यह व्यक्ति जो है पुराने ख्यालात के लोग थे। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास करने वाले ये नहीं थे, राजशाही शासन में ये विश्वास करते। इसीलिए हम आपको बताएंगे जब नेपोलियन पराजित हो जाते हैं ना, तो फ्रांस में ये फिर से पुराना व्यवस्था को लागू कर देते हैं। नेपोलियन का जो भी किया धरा था सबको ये क्या करते हैं, फिर खराब करके अपना फिर से नया, देखोगे वहां पे पुरातन व्यवस्था को स्थापित करते हैं, राजा लोग को फिर से ये लाते हैं। अब आगे आप देखिएगा यहाँ पे, वह 1815 से 1848 ईस्वी तक शासन किया था। इसीलिए इस काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। यह कब से कब तक, 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया, इसलिए इस समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेंगे कि सबसे पहले कि वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। इस सम्मेलन की जो है याद रखिएगा मेजबानी किस व्यक्ति ने किया था, तो ये देख रहे होंगे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मतलब चश्मा तो नहीं, गोरा मुखड़ा वाला लोग है। ठीक है, इन्होंने किया था, कौन, मेटरनिक ने। अब आगे देखिएगा, इस सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने भाग लिया। और आगे देखिएगा, वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का क्या कर दिया गया, अंत, और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। अब यहां से याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाएंगे, किस सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का समाप्ति हुआ था। नेपोलियन युग का समाप्ति ये कर दिए थे कौन सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में नेपोलियन युग का अंत हो गया, और कौन सा युग शुरू हुआ, ये अपना युग शुरू कर दिए, मेटरनिक युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे देखिए, अब आप आगे आप देखिएगा, हाँ यहाँ से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा कि वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन की दो उपलब्धियां बताएं, ये आपसे पूछ लेगा कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं। हम तो ढेर सारे उपलब्धि लिख दिए, आप दो ही तीन ही इसमें याद रखिएगा। ठीक है, इतने सारे में जो आपको याद हो जाए। देखिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने इसे कई राज्य में विभाजित कर दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुबरो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा अब लुई 18वां को क्या बना दिया गया, फ्रांस का क्या बना दिया, राजा बना दिया। हम बोले थे ना आपको, यह क्या किए थे मेटरनिक, क्या किए, जो पुरातन व्यवस्था था, पुराना राजा महाराजा वाला जो शासन था, उसको ही फिर से ला दिया। यानी कि फ्रांस में फिर से देखोगे यह बुबरो राजवंश का स्थापना कर दिया और लुई 18वां को क्या बना दिया, राजा बना दिया। आगे देखिएगा, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुबरो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया और जर्मनी को जो है 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का क्या कर दिया, पुनः स्थापना कर दिया। ये सब देखोगे वियना कांग्रेस की उपलब्धियां था, जिसमें से दो तीन जो आपको इंपॉर्टेंट रहे, याद करने योग्य हो, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे है वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था।
नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की देखोगे राजधानी वियना में, अभी हम आपको बताए थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुई। विजय राष्ट्र इस सभा को वियना कांग्रेस कहा गया। विजय राष्ट्र की इस सभा को क्या बोला गया? वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस बोला गया, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था का स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजय ने तहस नहस कर दिया था, और तथा जिसका उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य था जीती हुई संपत्ति का विजयी शक्तियों में बंटवारा करना। देखिए यहाँ पे इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि नेपोलियन जो देखोगे युद्ध विजय के बाद जो नया बदलाव लाया था ना, उस बदलाव को ये खत्म करके जो पुराना बदलाव था उसको लाना है। साथ ही साथ जो विजित देश थे, जो ताकतवर देश थे, जो विजेता देश थे, वो क्या किया? अलग अलग जगह की संपत्ति को आपस में क्या कर लिए थे? बांट लिए थे। जैसे इटली वाला हिस्सा को, जर्मनी वाला हिस्सा को, सिसिली और नेपल्स वाला हिस्सा को, ये सब आपस में क्या किए थे? बंटवारा किए थे। आगे आप देखिएगा यहाँ पे दरअसल वियना कांग्रेस की 3 प्रमुख उद्देश्य थे। सबसे पहला पॉइंट, विजय राष्ट्र को पुरस्कार तथा हारे राष्ट्र को दंड देना। दूसरा, जहां तक संभव हो सके क्रांति के पहले की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाए। और तीसरा, यूरोप में शांति व्यवस्था कायम रखा जाए। चौथा है, फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुबरो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया और लुई 18वां को क्या बना दिया गया? फ्रांस का राजा बना दिया। ये अभी हम आपको बताए भी थे, उधर भी और इधर भी आपका। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुआ था? ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति देखिए यहाँ पे चार्ल्स 10 राजा के देवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखता था। वह पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहता था। दूसरा पॉइंट, चार्ल्स 10 एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीय तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। वैसे देखोगे जो ये यहाँ पे आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारा पॉइंट है, 2 पॉइंट में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, खैर देखोगे यहाँ से इस बार आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक है यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पीछे का सारा था। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को हम स्किप करके हम आगे आपको लेके चलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ देखिएगा फ्रांस में जो है 28 जून 1830 ईस्वी से गिरि युद्ध आरंभ हो गया। इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। चार्ल्स 10 जो है फ्रांस की राजगद्दी को त्याग करके इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार देखो फ्रांस में जो है बुबरो वंश का शासन का अंत हो गया। सबसे अब यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएंगे, देखोगे चार्ल्स 10 जो है जब इनके विरुद्ध फ्रांस में क्रांति हुआ था, ये भाग के कौन सा देश चले गए थे? इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? इंग्लैंड। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुबरो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई और इस वंश के शासक लुई फिलिप ने देखोगे उदारवादी पत्रकार तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त कर लिया। आगे देखिएगा 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनः जीवित किया गया और वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया गया। राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना लोगों में फिर से जगा और देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम होने लगा। यूरोपीय राष्ट्र के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट इसमें से याद रख सकते हैं कि इस क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए अब 1830 के बाद फिर होते हैं कौन सा क्रांति फ्रांस में? 1848 की क्रांति। लुई फिलिप देखोगे यह एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में किसको बना दिया था? गीजो को प्रधानमंत्री या नियुक्त किया था। लेकिन अब आपको हम बताते सुनिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ये लाइन से इंपॉर्टेंट एक सबसे पहले क्वेश्चन बन जाते हैं कि लुई फिलिप जो थे वह किनको प्रधानमंत्री चुना था? तो आपको याद रखना यह गीजो को प्रधानमंत्री चुना था। लेकिन यह व्यक्ति जो है, ध्यान रखिएगा, गीजो प्रधानमंत्री तो नियुक्त हुआ, लेकिन यह कट्टर प्रतिक्रियावादी लोग थे। गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। वह किसी भी तरह का वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरुद्ध था। मतलब जो पुराने व्यवस्था थी उनके समर्थन में ये बराबर रहते थे। नया सुधार लाने में देखो इनका कोई भी अपना विचार विमर्श नहीं था, जिसको लेकर के आगे आपको हम बताएंगे कि गीजो तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इनका जो रवैया था वह सही नहीं था और लोग इससे फिर नाराज हो जाते हैं। फिर एक क्रांति होता है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को ये साथ रखना पसंद किया जिसके शासन के कार्य में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में था। देखो और एक गलती कर दिया लुई फिलिप, क्या
ये क्या कर दिए, जो फ्रांस के जो पूंजीपति लोग थे ना, उनको अपने अधिक साथ कर लिए, जिनका राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसको लेकर के भी वहाँ के जो आम जनता थे ना, वह लुई फिलिप से नाराज हो गए थे। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगे, जिसके वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। और अंततः देखोगे 24 जनवरी 1848 को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड भाग के चला गया। ये भी बेचारा देखोगे कहाँ भाग के चले जाते हैं, ये भी इंग्लैंड ही चले गए। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लुई नेपोलियन को फ्रांस का क्या बना दिया, सम्राट। अब आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखिए 1848 ईस्वी के क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए, इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुआ। मतलब इस क्रांति के बाद देखोगे बहुत सारे देश इस क्रांति से प्रभावित हुए और इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। अब यहां से समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इटली का एकीकरण। ठीक है, जितना देखोगे 1830 और 1848 के क्रांति इंपॉर्टेंट ने, उससे भी अधिक आपका ये है। उससे तो बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, हम आपको बताए थे कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है, वो हम आपको बताए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, सबसे पहला नेपोलियन के युद्ध के बाद राष्ट्रवादी विचारधारा का उत्पन्न होना। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था इस पे। विद्वान व्यक्ति की विचारों की भूमिका। चौथा पॉइंट है मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी जैसे तेज और साहसी व्यक्तियों का योगदान, जो कि अभी आप एक एक व्यक्ति के बारे में देखोगे। किनके बारे में, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के बारे में। विक्टर इमोनुअल जैसे राष्ट्रवादी शासकों का समर्थन। इटली के एकीकरण में जो बाधक तत्व थे, कौन कौन थे देखिएगा। सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया। सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया। देखिए यहाँ पे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप हुआ। इटली कई छोटे छोटे भाग में विभक्त था, हर एक भाग का अलग राजा के पास था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में, और आर्थिक और प्रशासनिक समस्या का मौजूद होना। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे ना, यहाँ पे आप देखिएगा मेजनी को, इसको इटली की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, मेजनी के बारे में। मेजनी कौन था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो कुछ व्यक्ति के बारे में बताएंगे, जो आपके देखोगे यहाँ पे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक मतलब राज शासन को देखोगे, राजा वाली शासन को ये सपोर्ट करने वाले व्यक्ति नहीं थे। बचपन से ही मेजनी के अंदर क्रांतिकारी विचार पल रहे थे। वो अपनी इन्हीं विचार के कारण कार्बोनरी का सदस्य बन गया था। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि मेजनी जो है कौन से सैनिक ग्रुप का संगठक मतलब सदस्य बन गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए कार्बोनरी। कार्बोनरी जो है इटली का एक सीक्रेट सोसाइटी थी, जो कि गुप्त तरीके से क्रांतिकारी कार्य करती थी। मेजनी 1830 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया, और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। दोनों चीज याद रखिएगा, यंग इटली, यंग यूरोप, इन दोनों संस्था में यह जवान लोगों को देखोगे भर्ती करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया था। इनका मानना था कि क्रांति देखोगे ना, तो वह जवान व्यक्ति ही कर सकता है। देश की व्यवस्था में सुधार यदि कोई ला सकता है तो वह जवान व्यक्ति ही। जैसे हम देखो कभी कभी कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब आप लोग में जो एनर्जी है ना, आप लोग में, हम लोग में जो यंग लोग हैं, वह देखोगे एक अलग लेवल का है। आप यदि अपने एनर्जी को एक सही दिशा दोगे ना, तो याद रखिएगा फिर नया कुछ हो जाएगा। जिस देश का युवा राह भटक जाएंगे, याद रखिएगा जवान लोग राह भटक जाएंगे, वह देश का दुर्गति होना पूरा देखोगे संभव है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि युवाओं को कम से कम सही लाइन रास्ते पे आना चाहिए और अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में लगाना चाहिए, तभी देखोगे हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें, समझिएगा यहाँ से दो क्वेश्चन, ये यदि आपसे पूछा जाए कि यंग इटली की स्थापना किसने किया,
यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो आपका जवाब होना चाहिए कौन? मेजनी। कौन होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए मेजनी ने किया। एक 1830 में, एक 1834 में। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण करके उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। मतलब यहाँ पे देखोगे तीन आदमी का तीन विचार था। मेजनी क्या चाह रहे थे कि संपूर्ण इटली को एक गणराज्य बना देंगे, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था चार्ल्स एल्बर्ट, ये अपने नेतृत्व में सभी प्रांत को एक साथ करना चाहता था, जबकि यहाँ की पोप जो पुजारी लोग थे या धर्म के आधार पर देखो इसको एक देश बनाना चाहता था, धर्मराज बनाने का पक्षधर था। इस तरह के देखोगे विचारों के तकरार के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। इस तरह से देखोगे इटली के ही जो अलग अलग लोग थे, विचारधारा तीनों का अलग अलग था, जिसके कारण आगे जाकर के देखो इटली का जो है एकीकरण नहीं हो पाता। जैसे कहावत भी है कि तीन महाजन पूंजी नाश, मतलब वो नहीं है। मतलब ये देखोगे, मतलब ये है कि देखोगे कोई एक व्यक्ति, जैसे इनका सबसे बेहतर हमको लगा, आप बताइएगा आपको किनका लगा? किनका? ये मेजनी का विचार सबसे बेहतर लगा था, क्योंकि ये राजा का भी ठीक ठाक ही था, लेकिन क्या पता ये जाके आगे जाकर के कहीं राज वाला व्यवस्था ला देता तो ठीक है। बाबा लोग तो बाबागिरी करने के चक्कर में लग गया, तो इस चक्कर में क्या होता है देखोगे इटली का एकीकरण हो ही नहीं पाता है। आगे देखिए, इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, और ऑस्ट्रिया तो देखो बीच में था ही कि कब मौका मिले जो है इटली का एकीकरण हो ही नहीं, तो चाहता ही नहीं था ना, ये तो चाहता ही नहीं था कि इटली का क्या हो? एकीकरण हो। तो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की हार हुई और वह पलायन कर गया। मेजनी भी देखोगे देश छोड़ के भाग जाते हैं। अब आते हैं विक्टर एमेनुअल पे, ठीक है। बड़े मूछ पे देखोगे, बड़े मूछ, घने मूछ वाले यहाँ पे, ठीक है। नीचे देखो तलवार एकदम लंबे छोड़े। विक्टर एमेनुअल कौन थे? देखिए इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक या राजा था विक्टर एमेनुअल। राष्ट्रवादी विचारधारा का यह समर्थक तथा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला शासक था। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ समझिए राजा होते हुए भी यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग थे। इटली के एकीकरण में अपना योगदान धन, जन तथा बल हर तरह से दिया। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब यहाँ से याद रखिएगा, इस लाइन से आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि विक्टर एमेनुअल ने किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था। तो याद रखिएगा किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबूर को। बड़े ही तेज बुद्धि के लोग थे ये, आगे इनके भी बारे में आप देखिएगा, काउंट काबूर के बारे में भी। ये अच्छे राजनीतिज्ञ हुए थे, कूटनीतिज्ञ हुए थे। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा काउंट काबूर के बारे में, ये जो आप जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काउंट काबूर जो एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को यह मानता था। इटली के एकीकरण में अभी हम आपको बताए थे ना, सबसे बड़ी बाधा ये किनको मानते थे? ऑस्ट्रिया को। वो थे भी, ठीक है। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण वो एक बने, वहाँ राष्ट्रवादी भावना पन पे वो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया ये इटली को जो है हम लोग अपने कंट्रोल में रखें, अपने दबाव में रखें। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वो जान रहा था देखोगे इसको हराने के लिए हमको कोई ताकतवर देशों का सहयोग जरूर चाहिए। ये क्या कर लिए? दोस्ती किनसे कर लिए? या दोस्ती जाके फ्रांस से कर लिए कि फ्रांस से यदि हम दोस्ती कर लेंगे ना, इसको पराजित कराना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी भी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। देखिए यहाँ पे इसका होशियारी। 1853-54 में एक जगह युद्ध होते हैं, क्रीमिया युद्ध। तो क्रीमिया युद्ध में क्या करते हैं याद रखिएगा कि विक्टर काउंट काबूर जो है फ्रांस का सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं, जबकि फ्रांस इसको बुलाते नहीं। तो आपको सर क्यों चले जाते हैं? वो इसलिए चले जाते हैं ताकि देखोगे कम से कम फ्रांस का सहानुभूति मिले, बाद में सहयोग मिल जाएगा कि चलो कि मतलब युद्ध के समय देखोगे बिना बुलाए हमारे लिए लड़ने आए, तो कभी ऑस्ट्रियन को इटली को हमारी जरूरत पड़ेगा तो फ्रांस भी आ जाएंगे। अब आगे देखिए, युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। ये सभी देश यहाँ आए। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। इस मीटिंग को जब बुलाया गया ना, देखिएगा इस मीटिंग को बुलाने के एक पर्पस था, किसका? काउंट काबूर का, कि सबको बुलाएंगे और यहाँ पे
इटली के एकीकरण में जो बाधा बन रहा है, कौन बन रहा है बाधा? जो बाधा बन रहा है याद रखिएगा कौन, ये बाधा जो बन रहा है ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाधा जो बन रहा है यहाँ पे, इस बाधा को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बाधा कौन बन रहा था? बाधा बन रहा था याद रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बाधा थी कौन? सबसे बड़ी बाधा ये ऑस्ट्रिया थी। ये सोच लिया था कि ऑस्ट्रिया को ऐसा दिखा देंगे यूरोप के देशों के बीच में कि सब लोग देखोगे इनको गलत साबित कर देंगे, और इस प्रकार से देखोगे ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप जो है इटली के एकीकरण में वह क्या हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये लोग सब इसको दोषी करार मान लेंगे। आगे आप देखिएगा यहाँ पे काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की। नेपोलियन तृतीय कोई और है याद रखिएगा, यहाँ पे आप नेपोलियन बोनापार्ट मत समझ लीजिएगा, यहाँ नेपोलियन तृतीय कोई और है जो कि फ्रांस के ही शासक थे। एक संधि की जिसके तहत फ्रांस ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासतों का काबूर फ्रांस को दे देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। आगे आप देखिएगा कि 1859-60 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस इटली का साथ दिया। ऑस्ट्रिया एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया, ठीक है। और देखो अब यहाँ से आप गौर करोगे ना तो ऑस्ट्रिया देखोगे हारना, ऑस्ट्रिया का हार शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्यों हो गया देखिए, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट यहाँ सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस किसका साथ दे दिया, इटली का। और ऑस्ट्रिया का एक बड़ा जो राज्य था जिसका नाम था लोम्बार्डी, उस पर किसका अधिकार हो गया, पिडमाउंट का। जब ऑस्ट्रिया ये जगह खो देता है तो देखोगे काउंट काबूर को बड़ा अच्छा लगता है कि इसके साथ में ठीक हो रहा है। अब 1860-61 में देखिए काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को, परमा, मेडोना, टस्कनी आदि को मिला लिया और जनमत हो जाएंगे, जनमत संग्रह करके इसे मजबूत भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड के द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। इधर ये क्या कर लिया कि इटली के जो मतलब अलग अलग हिस्सा में जो बटा हुआ क्षेत्र था ना, इनको ये देखोगे अपने में मिला लिया, वहाँ का जनमत संग्रह भी कराया। ऑस्ट्रिया अभी तक चुप बैठा था। क्यों ऑस्ट्रिया इसलिए चुप बैठा था, याद रखिए, क्योंकि फ्रांस जो है वह किसका साथ दे रहा था, इटली का साथ दे रहा था। उधर जो है पिडमाउंट ऑस्ट्रिया का एक एरिया लोम्बार्डी को कब्जा करके बैठा था, तो उनको पता था कि पिडमाउंट से तो वैसे भी हमारा झगड़ा चल रहा है, और ये इटली तो हमको देखना ही पसंद नहीं करता और फ्रांस उसी का साथ दे रहा है, तो ऑस्ट्रिया अभी चुप बैठा था। आगे आप देखिए 1862 में तक दक्षिण इटली रोम तथा वेनिसिया को छोड़कर बाकी रियासत का विलय रोम में हो गया। अब सभी ने विक्टर एमेनुअल को शासक माना। अब यहाँ तक होने के बाद विक्टर एमेनुअल को सब अपना राजा बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि काउंट काबूर जो है अपनी कूटनीति की बुद्धि से कहाँ तक देखोगे इटली का एकीकरण में सहयोग किया। अब आ जाइए गैरीबाल्डी पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे लाल ड्रेस पहना होगा इन्होंने, लाल ड्रेस जो पहना है ना, लाल कुर्ती नामक दल का गठन भी किया था, ठीक है। देखिए गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। आपके एग्जाम में कई बार देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैरीबाल्डी के बारे में बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे गैरीबाल्डी पेशा से क्या थे। यह एक नाविक थे और मेजनी के विचारों का यह समर्थक था। यह मेजनी के विचार के समर्थक थे, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर के संवैधानिक राजतंत्र का ये क्या बन गया, पक्षधर बन गया। उसने एक विशाल सेना का गठन किया जिसका नाम रखा था लाल कुर्ती दल। ये ड्रेस भी इनका देखोगे लाल कुर्ती पहने हुए हैं, बहुत फुर्ती में रहते होंगे, ठीक है। खैर देखो वो सैनिक वाली बात हो गई कि कुर्ती पहन के, ऐसा ये कुर्ती पैजामा वाली बात, ये महिला वाली बात नहीं जोड़ लेना, ठीक है। इसके सैनिक ग्रुप का नाम था लाल कुर्ती। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। देखिए यहाँ पे गैरीबाल्डी जो है सशक्त क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुबरो राजवंश यानी निरंकुश शासन से तंग होकर के गैरीबाल्डी का क्या बन गया था, समर्थक बन गया था। सिसिली और नेपल्स जो दो जगह थे, जब ये उस जगह पे शासन मतलब आक्रमण करते हैं ना, तो याद रखिएगा वहाँ का जनता इसके समर्थन में आ जाते हैं कि आप भले यहाँ पे आक्रमण करके इसको अपने कब्जा में ले लें, वैसे भी हम लोग जो है बुबरो राजवंश के जो निरंकुश राजा है उससे हम तंग आ चुके हैं, तो चलिए कम से कम उससे तो निजात तो हम लोग को मिल जाएगा ना।
1862 में देखो गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तब इनका मुलाकात देखोगे काउंट काबूल इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट जो है काबूल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना को त्याग दिया। मतलब दोनों के बीच में भेंट हुआ और रोम पर जो इनका योजना था आक्रमण करने का, उसको ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। आगे देखिए, दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को दे दिया और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके साधारण किसान के भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। देखिए यहाँ पे फिर क्या किया, जब इनका मुलाकात विक्टर एमेनुअल से हुआ तो इन्होंने जो भी विजित क्षेत्र था ना वो सबके सब किनको दे दिया, विक्टर एमेनुअल के हाथों में सौंप दिया और एक साधारण किसान का जीवन ये जीना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय देखोगे उसकी जीवनी भी लिखी है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव, कि गैरीबाल्डी का जीवनी किसने लिखा है, आपका जवाब होना चाहिए लाला लाजपत राय। देखिए अब आगे, 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण फ्रांस के लिए पोप संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर एमेनुअल इस परिस्थिति का लाभ उठाया। विक्टर एमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। किसको बना लिया राजधानी, रोम को। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण में किसका मेजनी का, काबूर का, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता और विक्टर एमेनुअल जैसे शासक का देखोगे बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सब व्यक्ति थे जिसका देखोगे अपना योगदान रहा है किसमें, इटली के एकीकरण में। अब आप चलिए जर्मनी के एकीकरण में, यहाँ पे आगे हम आपको बताएंगे बिस्मार्क के बारे में। जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व, यहाँ से आप याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जर्मनी कितने छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, 300, जिसे नेपोलियन ने बाद में 39 राज्य का एक संघ बना दिया था। ठीक है, जिसको आप जर्मन राइन राज आप पीछे पढ़े थे। अब देखिए, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताओं का मौजूद होना। उत्तर जर्मन राज्य में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी तथा दक्षिण जर्मनी में कौन, कैथोलिक मतावलंबियों की संख्या अधिक थी। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी, ये सभी कारण था। जर्मनी के एकीकरण में अब सहायक तत्व देखिए, जर्मनी के एकीकरण में मददगार कौन शामिल हुए थे। नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, 1806 में जर्मन राइन संघ का निर्माण किया गया था। बुद्धिजीवियों, कलाकार जैसे कि हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंटर्ड आदि का प्रभाव था। शिक्षक एवं विद्यार्थी का भी योगदान रहा था। वाइमर राज का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या था, केंद्र था। और 1834 में जर्मन व्यापारियों के द्वारा पर्सा के नेतृत्व में क्या बनाया गया था, जालबेरिन नामक संगठन। ये आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं। और इस बार देखोगे 2025 में ये भी पूछा गया था कि जालबेरिन क्या था। तो जालबेरिन देखोगे व्यापारियों का क्या था, एक समूह था। ठीक है, जालबेरिन क्या था, व्यापारियों का एक समूह। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनते हैं कि जालबेरिन नामक देखोगे जो आर्थिक संघ की स्थापना कौन किए थे, जर्मनी के सभी व्यापारियों ने। पर्सा के शासक विलियम तथा वहां का चांसलर बिस्मार्क का भी देखोगे इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा बिस्मार्क के बारे में, ये रहा आपके बिस्मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिस्मार्क की जो हम चर्चा कर रहे हैं, बिस्मार्क पर्सिया का चांसलर था। बचपन से ही वह सेना तथा राजनीतिक कार्य में विशेष रुचि रखता था। बिस्मार्क जर्मन राज्य के संसद यानी डायट में पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। वह हीगेल के विचारों से प्रभावित था। ये भी आपको याद रखना है कि बिस्मार्क जो है किसके विचारों से प्रभावित था, हीगेल। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि रक्त और लौह की नीति का शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था, याद रखिएगा बिस्मार्क। उसका यह विश्वास था कि देश की समस्या सेना तथा शस्त्र द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इनका यह मानना था कि देश की जो समस्या है ना, वह देखिएगा तो सेना और शस्त्र के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है, ताकत के ही माध्यम से। पर्सा के शासक विलियम प्रथम उसे पर्सा का चांसलर नियुक्त किया था और जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण डेनमार्क के साथ युद्ध से 1864 ईस्वी में सेल्सबिग और होल्स्टीन राज को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण करके दोनों क्षेत्रों को देखोगे ये अपने अधीन कर लिया। और 1866 में यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ठीक है,
देखिए यहाँ पे अब आपका यहाँ से एक पॉइंट VVI बन जाएगा कि 1866 के सेडोवा के युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुई थी। ये आपको याद रखना है कि सेडोवा का जो युद्ध हुआ था किन दो देशों के बीच, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, जिसमें पर्सा की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद पर्सा देखोगे यूरोप का क्या बन जाता है, एक शक्तिशाली राज्य बन जाता है। कब? 1866 में। याद रखना है कौन सा युद्ध हुआ था, सेडोवा का युद्ध। सेडोवा आगे हम सेडोन भी बताएंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, सेडोवा सेडोन में, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं। 19 जून 1870 को देखोगे फ्रांस और पर्सा के बीच में, देखो आगे आना आपका, ये सेडोन का युद्ध हुआ है किसके बीच में, फ्रांस और पर्सा के बीच में। और जबकि सेडोवा का युद्ध किसके बीच में हुआ है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। तो दोनों अलग अलग देश हैं। पर्सा दोनों युद्ध में शामिल है, किसमें भी, सेडोवा में भी और सेडोन में भी। लेकिन सेडोवा का तो युद्ध ऑस्ट्रिया हार गया, इसका मन बढ़ गया होगा किसका, पर्सा वाले का। एक युद्ध जीतवे कि अब दूसरों को मारेंगे, तो मन का बढ़ा हुआ लोग देखो जहां तहां टकराते रहते हैं। बाद में इसका भी देखोगे, समझे। तो ये गिरीश सर भी देखोगे अभी वीडियो देख रहे हैं, जैसे वो बोलने कि हम भी उसी में शामिल हैं। तो कभी कभी देखोगे जो मन के बड़े लोग होते हैं, कहीं कहीं उसको मन को शांत करने वाला रहता है कि नहीं रहता है, तब समझे। देखोगे प्रत्येक पाप का जो है ना एक मतलब ऊपर कोई बैठे रहते हैं, अभी नहीं भूलेंगे वो बात। तो जून 1870 में देखोगे फ्रांस और पर्सा के बीच में जो है सेडोन का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस हार गई। यहाँ भी याद रखिएगा, यहाँ भी पर्सा था वैसे भी जन के ताकतवर था, तब ने दो देश को हरा दिया। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, सेडोन के युद्ध में फ्रांस को हरा दिया। तो बेचारा देखो मन का बर ले रह गया ना। 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच में फिर संधि हो जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्र के बीच में शांति स्थापित हो गई। फिर बाद में लगा होगा फ्रांस को क्या झूठ मूठ का लड़ेंगे, चलो दोनों मिल जाते हैं। तो 1870 ईस्वी में 71 में दोनों में मेल मिलाप हो जाता है। और 1871 में क्या हो जाता है, फिर जर्मनी का एकीकरण। कब हो गया, याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हो गया, 1871 में। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, इसको देखिएगा। यूनान प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। यहाँ की साहित्यिक, कलात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी उपलब्धियां यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। इसलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना देश कहा जाता है। यह लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना देश कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, यूनान को। और यूनान जो है यह किसके अधीन था, यूनान जो है यह तुर्की साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन, तुर्की साम्राज्य के अधीन। अब देखिए 18वीं शताब्दी से तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी और उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं कि यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है, यूरोप का मरीज बोला जाता है तुर्की को। यूनानवासी यूनानी चर्च ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी थे। समान धार्मिक भावना के कारण उनमें जातीय एकता की अनुभूति हुई। और 18वीं शताब्दी में यूनान में क्या हो गया था, बौद्धिक आंदोलन हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान क्या थी, एक थी। अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पे तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करने के लिए यूनान वासियों ने गुप्त क्रांतिकारी समिति हितेरिया विलायक नामक संस्था की स्थापना की, ओडेसा नामक स्थान पे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि हितेरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना कहाँ के लोग किए थे, यूनान के लोग किए थे। किसके विरुद्ध में, तुर्की शासन के विरुद्ध में। 1821 में एलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। और इससे भयभीत होकर मेटरनिक जो है रूस के सम्राट जार एलेक्जेंडर पर यूनानी विद्रोह को दबाने के लिए क्या डाला, दबाव डाला। आगे देखिए, इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं यूनानी स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले इंग्लैंड के कवि कौन थे, इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन थे।
चलो ठीक है। तो चलिए यहाँ बताते हैं आपको, हम क्या बता रहे थे कि इंग्लैंड के कवि का क्या नाम था जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया था। देखिए ये कवि कितने बेहतर लोग होंगे, थे इंग्लैंड के, लेकिन मरा किस देश के स्वतंत्रता के लिए, यूनान के स्वतंत्रता के लिए। नाम क्या है इसका, लॉर्ड बायरन। याद रखना है आपको कि इंग्लैंड के कौन से कवि थे जो यूनान की स्वतंत्रता के लिए अपना जान दे दिया था, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड बायरन। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बनता आ रहा है देखोगे उन सभी जगह पे हम आपको बताते चले आ रहे हैं। ढेर सारे देखोगे आपके सेंटेंस लिखे गए, लेकिन हम आपको उस सेंटेंस के लिए विशेष जोर दिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम बोले थे ना आपको कि अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क वाली जो बातें थी वो आप बहुत कर लिए। चलिए यहाँ पे कुछ चीजों को हम स्किप करके यहाँ आ गए। 1829 ईस्वी में एक संधि हुई थी, एड्रियानोपल। एड्रियानोपल भी इसको बोला जाता है, एड्रियानोपल जो लिखा है। एक संधि हुई थी जिसके तहत तुर्की का नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्ता देने की बात तय हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बात मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे एक संधि जो हुआ था, एड्रियानोपल की संधि, तो तुर्की का क्या कहना था, कुछ मामला में हम यूनान को अधिकार दे देंगे, बाकी कंट्रोल मेरे हाथ में रहा। जिस बात को देखोगे यूनान के जो लोग थे वो मानने से इनकार कर दिया, बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, यदि स्वतंत्रता देना है तो पूरी तरह से दो, और ना तो ये थोड़ा बहुत में काम चलने वाली बात नहीं है। आगे देखिए 1832 में फिर क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। इसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई और बावेरिया के राजकुमार ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। अब यहां से आकर के देखोगे तुर्की साम्राज्य का है खेला खत्म, और इसमें कौन, यूनान पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए और अपने बावेरिया के राजकुमार ओटो को यूनान का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हंगरी है, यहाँ पे इसको हम स्किप करेंगे आपके लिए, देखोगे फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन बन जाए, हम उस पर आपको लेके चलते हैं। बोहेमिया भी नहीं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव, हाँ इसको समझिएगा थोड़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। देखिए यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित क्रांतियां और आंदोलन हुए तथा नए राष्ट्र का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट, प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शक्ति कमजोर पड़ गई। तीसरा पॉइंट देखिए, कुछ देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का इच्छा उत्पन्न होने लगा, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी आदि। अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेश में विदेशी सत्ता के भी खिलाफ देखोगे मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर जगी, और भारतीय राष्ट्रवादी भी इससे प्रभावित हुए, और भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा। मैसूर का शासक कौन, टीपू सुल्तान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित हुआ था। इसी प्रभाव में उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यहाँ से आपके एग्जाम में याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया था, टीपू सुल्तान। किस आंदोलन से प्रभावित हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति से, 1789 में जो क्रांति हुई थी। अब यहाँ से आपके हो गया चैप्टर खत्म। देखिए अब आपको हम बताते हैं यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 मिनट 5 मिनट बस। देखिए अब यहाँ पे टॉपिक खत्म है, तो चलिए आपको हम बता रहे, ठीक है, तो चलिए नहीं थोड़ा 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। स्टूडेंट लोग भी सोच रहे हैं सर कहाँ बात करें। ठीक है, तो आपका चैप्टर लास्ट हो ही गया। यहाँ से आपका देखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आपके पूरे बुक का सारांश ही है। ठीक है, पूरे बुक का सारांश ही है, और जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सब यहाँ पे हम ला दिए हैं। ठीक है देखिए फ्रांस में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पोलैंड, यूनान आदि यूरोप महादेश में शामिल है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किए थे, नेपोलियन ने। ये जो हम पॉइंट लिखे हैं ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव भी आप इसमें देख सकते हैं। नेपोलियन संहिता नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया। नेपोलियन की पराजय पर वाटरलू का युद्ध कब, 1815 में हुआ था। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन में शामिल होने वाले देश कौन कौन थे, ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया। इतना आपको याद रखना है। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। वियना सम्मेलन के माध्यम से फ्रांस में कौन सा वंश, बुबरो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया और लुई 18वां को क्या बना दिया गया, फ्रांस का राजा। टॉपिक आप पढ़े हुए, रिवीजन बस
आपका दोबारा हो रहा है। फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम को राजगद्दी त्याग करके कहाँ भाग गया था? ये इंग्लैंड भाग गया था। फ्रांस का शासक लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? गीजो को। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी, जो कि एक गुप्त संगठन था। यंग इटली की स्थापना आपको हम बताए थे मेजनी ने किया 1831 में, और यंग यूरोप की स्थापना इसी ने किया था 1834 में। पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमेनुअल। कौन था? विक्टर एमेनुअल। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? आपको हम बताए थे प्रधानमंत्री पद पे। काउंट काबूर जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी नेता थे। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सी देश थी? ऑस्ट्रिया थी। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, विक्टर एमेनुअल का योगदान है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी ने किस विशाल सेना गठन किया था? तो हम आपको बताए थे लाल कुर्ती। जर्मनी कितने छोटे छोटे टुकड़े में बटा था? 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी को नेपोलियन कितने 39 राज्य का संघ बना दिया था। जालबेरिन क्या था? हम आपको बताए थे व्यापारियों का संघ। व्यापारियों का संघ यानी व्यापारियों का ग्रुप था जालबेरिन। आगे देखिए, 1834 में जर्मन व्यापारियों द्वारा प्रसा के नेतृत्व में क्या बनाया गया था? जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का निर्माण किया गया था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य योगदान किनका रहा था? बिस्मार्क का। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। ये जितने भी पॉइंट लिए हैं ना, याद रखिए यहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं खाली। बिस्मार्क जो है यह कहाँ का चांसलर था? प्रधानमंत्री प्रसा का। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित थे? हीगेल के विचार से। हीगेल कौन था? यह जर्मनी का एक दार्शनिक था। कौन था? जर्मनी का दार्शनिक। प्रसा का शासक विलियम होगा, यहाँ पे विलियम नहीं होगा, विलियम प्रथम बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण का पहला डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ था। नहीं, ये क्वेश्चन कुछ, ये पॉइंट थोड़ा गड़बड़ है आपका। अब आगे देखिए, सेडोवा का युद्ध कब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था? ये हम आपको बताए थे, जिसमें जो है कौन हार गया था? ऑस्ट्रिया हार गया था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में, जिसमें कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1831 को। किसके बीच में? फ्रांस और प्रसा के बीच में। इस युद्ध के बाद तो यही संधि होता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडोन के युद्ध के बाद। 1871 में किसका एकीकरण हो जाता है? जर्मनी का। किसका एकीकरण? जर्मनी का। यूरोपीय सभ्यता का पालना देश किसको बोलते हैं? बताए थे हम आपको, यूनान को। यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? तुर्की साम्राज्य के अधीन। ये भी हम आपको पीछे पढ़ा दिए थे। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। इंग्लैंड के महान क्रांतिकारी किसका? लॉर्ड बायरन का। देखोगे यूनान की स्वतंत्रता के लिए वहां के यूनान में ये शहीद हो गए थे। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में, तुर्की और यूनान के बीच। पोलैंड पर किसका अधिकार था? रूस का। बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का, जो लास्ट में था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का। स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष टीपू सुल्तान कहाँ लगाए थे? श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। और टीपू सुल्तान 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित हुए थे। ये कुल 49 पॉइंट भी हम लिए थे चैप्टर में। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों को भले हम स्किप किए, लेकिन याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कोई भी, ध्यान रखिएगा, पॉइंट को हम स्किप नहीं किए हैं। और स्किप करने का कारण भी था, आपके एक ही वीडियो में देखोगे, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हमको पढ़ाना था। ठीक है, और चीज़ों को डिटेल्स में लेके जाते तो इतना छोटा है भी नहीं। ठीक है, आपका देखोगे डिस्कशन होगा तो ये आपके 3 भाग में ये वीडियो चले जाएंगे। तभी तो आपको एग्जाम भी देना है। क्रैश कोर्स में आपको बस वही हम बताए जो इस बार के एग्जाम में आने की संभावना है। और बाकी आप लोगों के लिए हम बताए कि गैस क्वेश्चन एप्लीकेशन पे जो भी सब्जेक्ट था बना हुआ उसका डाल दिया कि जो भी कुछ बचा हुआ भी होगा वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उस गैस क्वेश्चन का वीडियो सेशन भी आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो आपका कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप जिस विश्वास से इस चैनल से जुड़े हुए हैं उस विश्वास से आप बने रहिए। आप लोग का विश्वास और भरोसा हम लोग देखोगे एकदम बनाए रखेंगे। उसके लिए हम लोग देखोगे एकदम बराबर मेहनत करें। फिलहाल देखोगे वैसे भी सर्दी खांसी से गला पूरा बैठा हुआ था, तो भी आपके लिए देखोगे वीडियो बनाए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किए होंगे। वीडियो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो एक कमेंट भी आप कर दीजिएगा कि आज का क्लास आप लोग के लिए कैसा रहा। ठीक है,
और आप लोग के लिए और भी क्या नया चीज़ लाया जाए ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद।